द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर अफेक्ट द प्रॉफिट। यानी फ्यूचर के बारे में अपने अगर कोई भी प्लानिंग करे, वो प्लानिंग हमेशा कंडीशनल होता है, मतलब सब सही रहा तो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो प्लानिंग फेल। तो इसीलिए यहाँ पे हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के साथ में प्लानिंग जुड़ा हुआ है। और वो प्लानिंग के साथ में फ्यूचर कनेक्टेड है, और फ्यूचर इज हार्डली अनसर्टेन। तो फ्यूचर के साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। यानी बिजनेस जो कुछ भी रिस्क लेता है उसके सामने जो आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो आपके लिए बिजनेस। एंड इसमें अपने बिजनेस के रिस्क को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वन इज नेचुरल रिस्क और दूसरा है आपका मैन मेड रिस्क। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क तो दो तरह के रिस्क है, एक तो नेचुरल और दूसरा कौन सा? मैन मेड। नेचुरल का मतलब क्या? हाँ, कुदरत से अभी बारिश गिरी, तेरे घर में पानी घुस गया, तेरी फैक्ट्री में पानी घुस गया तो माल सामान सब खराब, तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल रिस्क। ऐसे ही अर्थक्वेक से पूरी की पूरी तुम्हारी बिल्डिंग फैक्ट्री की डिस्ट्रॉय हो जाए, ये भी तुम्हारा नेचुरल रिस्क हो जाता है ना। फ्लड है, अर्थक्वेक है, ये सब नेचुरल रिस्क के अंदर आते हैं, वो तुम्हारी असेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड दैट्स वाई उस असेट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब अपने रिप्लेस करेंगे तो पैसा होगा नहीं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? नेचुरल रिस्क हो गया। और याद रखो, आप इस नेचुरल रिस्क के ऊपर कोई कंट्रोल रख ही नहीं सकते। बारिश के पानी को रोकोगे कैसे? कितनी भी ऊंची जमीन कर लो अपने फैक्ट्री की, लेकिन फिर भी दूसरी तरह से तो अफेक्ट होगा ही नहीं। चलो तुमने अपनी बिल्डिंग ऊंची बना ली, लेकिन बाहर निकलो तो पानी, तो फैक्ट्री में माल आएगा जाएगा कहाँ से? तुम्हारा एरिया अगर एकदम लो लाइंग एरिया हो तो कैसे करोगे तुम? दूसरा है मैनमेड रिस्क। मैनमेड में इंसान इन्वॉल्व है। इंसान के ना दिमाग में कुछ आता है कि लाओ पत्थर ले पत्थर मारे। वो राइट्स होते थे ना पहले, तुमने तो अभी एक्सपीरियंस नहीं किए, तुम सबका 2002 के बाद का जन्म है, बराबर ना? इसका मतलब 2002 के राइट से तुमने देखे ही नहीं है। हमने तो बहुत अजब गजब चीजें देखी। हमने 84 भी देखा है, 1984। हमने 1991 भी देखा है। उसके बाद में हमने 2002 भी देखा है। ये सबसे बड़े राइट्स हुए थे ये 3 साल के अंदर। पहले तो क्या कि 15-20 दिनों ने तो पत्थर मारा, छोटा मोटा तो बच जाए। पर 2002 के बाद में एक बड़ी बात ये हुई है कि इसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। फुल डे का कर्फ्यू, उससे ये दरगाह टूटी थी ना चापानेर, उस टाइम पे हुआ था। बाकी 2002 के बाद में कभी कर्फ्यू नहीं लगा है। ये अभी जो कर्फ्यू बोलते हैं ना, वो कर्फ्यू तुम्हारे हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं है, कोई बीमारी की वजह से। बाकी तो क्या कि कोई भी कुछ भी हुए ना, कोई भी बात हुई, जैसे गणपति विसर्जन हो ने चालू पत्थर मारा, ताजिया विसर्जन हो यानी इसका अपने ठंडे करने जाते तब भी वो भी उसी टाइम पे भी चालू। ये हमेशा चलता रहता था, पर अब नहीं है। तो ये नेचुरल रिस्क नहीं है, ये मैनमेड है, इंसान की फितरत। पहले इंसान बेकार है जितने देर हो, इतने निवरे थे ना कि पत्थर मारे और घर चल जाता था। अभी तो दो दो जन कमाते तो भी घर नहीं चलते। तभी उनके दिमाग में क्या आएगा कि पत्थर वत्थर मारेंगे, बंद बंद हो गया तो घर पे बैठना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? तो कोई निकलता नहीं अब। और उल्टे पत्थर मारने वालों को घर ले जाते हुआ तू चल घर पे। फिर स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक हो जाना। एम्प्लॉइज को लगता है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, धरने पे बैठ गए, बंद कर दिया ये भी। फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आना। फास्टेस्ट डेवलपमेंट अभी है ना टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहा है कला। एंड टेस्ट और डिमांड कस्टमर्स की चेंज हो रही है बहुत ही फास्ट। अभी दला को चाइनीज बहुत पसंद है, रोज एक लारी पे जाए चाइनीज ने एक हाफ डिश खा के चला आएगा, बराबर। अभी ये हर रोज चाइनीज खाता था, एक दिन चाइनीज वालों को ये दिखा नहीं, चाइनीज वाले ने उसको फोन करके पूछा दला भाई क्या हुआ, तो आज आया नहीं यार खाने के लिए, तेरे कारण तो मेरी लाड़ी जलती है, बराबर। तो दला ने जवाब दिया कि भाई रोज रोज क्या चाइनीज है, अभी मेरा टेस्ट बदल गया, आपसे मुगलाई खाऊंगा। बात समझे? तो कस्टमर की टेस्ट चेंज हो जाने के कारण डिमांड चेंज हो जाती है। देन आफ्टर
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब सरकारें ने एक ही गवर्नमेंट की हो ने, यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट बोला जाता है। याद रखो, मेजोरिटी अगर एक पार्टी की आए ना, तो एक पार्टी के फंडामेंटल्स, उसकी मेंटालिटी, उसके लिए उसको पार्टी चलानी है। लेकिन 10-12 पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाएगी ना, तो सबकी मेंटालिटी के साथ में, तो कभी ये चेंज करेंगे, कभी वो चेंज करेंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। एंड रिस्क ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई, देन आप जिस प्राइस के ऊपर बेच रहे थे वो प्राइस आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम, तो आपको शायद लॉस भी उठाना पड़े। दीज आर द रिस्क कॉज बाय मैन, यानी इसीलिए उसको मैन मेड रिस्क बोला जाता है। नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कारण क्या, ये रिस्क क्यों होते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि जिसमें एग्जाम्पल से जितना समझोगे इंटरेस्टिंग लगेगा, हंसते हंसते सीख लेंगे। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आई, अभी अपने आज एग्जाम्पल सारे तला के ऊपर है, तो भाई तला ने सोचा कि अभी मोबाइल लेना है मेरे को 5G। अभी 4G को आए कितना टाइम हुआ है, 2016, 2016 में लॉन्चिंग हुआ, 2016 में लॉन्चिंग हुआ, 2017 में है ना, उसके बाद में फुल फ्लेज स्टार्ट हुआ। 2018-19 के अंदर पूरी तरह से इंडिया में सब जगह पे डिवाइसेस भी 4G हो गए। अब 2 साल के अंदर तुमको बोला गया कि अब तो 5G आएगा, रिस्पेक्ट दो उसको, मोबाइल बदलो। तो तला ने सोच लिया अब नया मोबाइल चाहिए अपने को। पापा को बोला, पापा बोलते 2 साल पहले तो लिया है, तो पापा को समझा रहा है टेक्नोलॉजी चेंज फास्ट हो गया एकदम, फटाफट में पढ़ पाऊंगा, बहाना क्या, फटाफट में पढ़ पाऊंगा, नेटवर्क अगर अच्छा मिलेगा तो ऐसा। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, एंड नई मशीनरीज हमको लेनी पड़ती है। अगर बिजनेस की बात करें, ये तो मैंने इंडिविजुअल की बात, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है। एक बोइंग प्लेन बनाने वाली कंपनी, उसके कॉम्पिटिटर कौन, एयरबस, उसकी कॉम्पिटिटर कौन, एयरबस, तो बड़ी कंपनी है जो प्लेन बनाती है, पैसेंजर प्लेन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये दोनों कंपनी कंपटीशन में, एयरबस ने अपना 380 प्लेन, एयरबस A380 ये मॉडल उन्होंने स्टार्ट किया। पता है ये मॉडल आने के बाद एयरपोर्ट भी चेंज करने पड़े, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही ज्यादा विड्थ में था, बहुत चौड़ा था बड़ा। अब क्या था, उसके अंदर 380 पैसेंजर्स बैठ सकते थे, इसलिए 380, अलॉन्ग विद क्रू कितने 380 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अभी तुम प्लेन में जाते हो ना, इसमें मेरे तो पैर आगे चिपक जाते हैं, मैं तो अंदर बैठता नहीं, मैं एडजस्ट होता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे एडजस्ट होना पड़ता है उसके अंदर, बराबर नहीं। तो ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने कैद कर लिया है। तो ये छोटे प्लेन 60 या तो 65 की कैपेसिटी वाले, उससे ज्यादा नहीं, वो कितनी 380। और ना अकेला सिर्फ वहां पे 380 पैसेंजर्स को ऑक्यूपाई करने का था, लेकिन साथ में एक और चीज थी, उसमें एक बैंक्वेट हॉल भी था और एक थिएटर भी था, एक बैंक्वेट हॉल और एक थिएटर भी था उसके अंदर, मिनी थिएटर जिसमें आप मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ये सबके साथ में। तो इतना बड़ा प्लेन, तो उसके लिए एयर स्ट्रिप को आपको वाइड करना पड़ा। तो ऐसी एयर स्ट्रिप A380 उतर सके, ऐसी एयर स्ट्रिप इंडिया में सिर्फ 5 जगह पे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, ये 5 जगह पे। अहमदाबाद को अभी मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उसकी स्ट्रिप को और ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिप बड़ी करेंगे ना, तो जो लाइट के खंबे साइड पे लगा है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये सीधे उससे टकरा जाएगा, इतना बड़ा प्लेन है। तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कितना ज्यादा खर्चा हो गया। तो एग्जाम्पल यही है उसका कि अगर जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो अलॉन्ग विद दैट टेक्नोलॉजी यू नीड टू चेंज योर बिजनेस ऑल्सो। तो आपको पुरानी मशीन्स को चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह नई मशीन्स आती है। देन थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, ये तो सब्सटीट्यूट है, मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी है। फेयर एंड लवली की 50 से ज्यादा डुप्लीकेट अवेलेबल है मार्केट, ऑफिशियल ये, फॉरएवर लवली, फेयर यू लवली, ऐसा कुछ नाम बदल देंगे। खाली क्या, वो गांव वाले ने पैकेट देखेंगे ना, तो समझ लेंगे कि ये फेयर एंड लवली है, वो पढ़ेंगे थोड़े बेचारे, बराबर, बेचारे घिस घिस करते हैं, कोई कलर खिलता नहीं है बेचारों का, समझे। कारण क्या, डुप्लीकेट है, सब एक जैसा लगे, स्मेल भी एक जैसी,
उसका टेक्सचर भी ऐसा ही लगे, पर क्या अंदर केमिकल जो होना चाहिए वो ना मिले, तो डुप्लीकेशन के कारण तुम्हारी ब्रांड इमेज खराब होती है। अब दूसरी जो सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन होता है वो वाघ बकरी चाय। कोई कॉमन चाय उसके अंदर डाल देंगे, पैकिंग करके सीधा बेच डालेंगे। अब बेचेंगे तो उसके बाद में अगर चाय तुम लेके आए बाजार से, वो डुप्लीकेट निकली, तो इमेज किसकी खराब होगी? वाघ बकरी की नहीं। तो यहाँ पे ये भी एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का। और दूसरा ये कि पहले न अपने मिट्टी के बर्तन में खाना बना देते, फिर कॉपर के बर्तन, फिर ब्रास के, अभी स्टेनलेस स्टील, अभी स्टील के बर्तन में तुमको खाना बनाना है। इसी तरह से फाउंटेन पेन आती थी पहले, और इसकी जगह पे अब बॉल पेन, अब तो जेल पेन आ गई उसकी जगह पे वापस। तो ये कितनी टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज होती है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो मतलब तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं रहेगी। बेस्ट एग्जांपल इसका पता है क्या है? रेडियो टेलीविजन का। पहले सब रेडियो पे सुना जा रहा था, और रेडियो को है ना, आप बताऊं, लग्जरी मानते थे लोग। तुम्हारे घर में अगर रेडियो हो ने, तुम्हारे घर में अगर रेडियो हो ने, तो तुम बहुत पैसे वाले माने जाते थे जी। क्योंकि रेडियो के लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी हर घर में नहीं थी। टीवी होना तो बहुत दूर की बात है, रेडियो होने से तुम पैसे वाले माने जाते। टेलीफोन का कनेक्शन हो ने, वो लैंडलाइन आता था, भगवान से भी ना लगे। बीएसएनएल, भगवान से भी ना लगे, फुल फॉर्म है बीएसएनएल का। अच्छा। तो यार, तो ये जो भी बीएसएनएल था, वो बीएसएनएल कनेक्शन, बीएसएनएल पहले डीओटी था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से आप अगर आज एप्लीकेशन करते हो ना, तो आपके घर में कनेक्शन कब लगेगा? अंदाजा लगाओ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10-12 साल। 1,000 रुपये डिपॉजिट भरो, 10-12 साल पे नंबर आए तुम्हारा। और एक एग्जांपल देता हूँ, बजाज स्कूटर, हमारा बजाज, बराबर, बजाज स्कूटर पहले आता था गियर वाला। वो गियर वाला स्कूटर किसी किसी का अगर बजाज स्कूटर लग जाए ना, तो उसको नसीब वाला मानते थे ऐसा। अकेली एक कंपनी स्कूटर बनाती थी, प्रोडक्शन का उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। 1 महीने में वो सिर्फ 5,000 स्कूटर को प्रोड्यूस कर पाती थी, उसके सामने डिमांड 50,000 स्कूटर की होती थी। तो क्या वेटिंग पीरियड हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद तुमको डिलीवरी मिले। पैसे भर देने के कितने हैं? पहले 2,000 रुपये भर दो, फिर उसके बाद में तुम्हारे ऊपर फोन आए या तो लेटर आए कि तुम्हारा स्कूटर आ गया है। अभी स्कूटर आ जाए ना, खुशी देखो घर में, बिरयानी बने उस दिन। बराबर। अभी तो तुम सीधा कार लेके आओ ना, तो भी कोई बोले ना कि बिरयानी चलो सीधा सीधा बाहर खाने ले जाओ, ऐसा बोलेंगे, घर में तो बनाए भी ना। तो अब कंपटीशन, नेक्स्ट देखो, कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट। The sale price of the product is to be reduced, and advertisement expenses are to be incurred by business unit to maintain its position in market and to face competition. Thus, profit gets reduced. Competition बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। पहले लोग अपने पास से जाते थे, दूसरा कोई था ही नहीं। रेलवे कभी एडवर्टाइजमेंट करती है? आओ आओ ट्रेन में आओ, ऐसा कोई है? कोई स्लोगन नहीं है। पर अगर आप बात करो वो बस वाले, वो अमित नगर सर्कल के पास आप खड़े रहोगे ना, अहमदाबाद जाते, चलो 100 रुपया अहमदाबाद, 100 रुपया अहमदाबाद, 100 रुपया अहमदाबाद बोलते जाते हैं ना। ये क्यों करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट? कारण, क्योंकि कंपटीशन है। एक बस भरेगी नहीं भरेगी, दूसरी बस आगे खड़ी हो जाती है दूसरे ट्रैवल्स वाले की। इसलिए जहाँ कंपटीशन है वहाँ एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ एडवर्टाइजमेंट है वहां पे क्या चाहिए आपको? एडवर्टाइजमेंट के साथ में खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट डाउन। दिस इज ऑल्सो अ रिस्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेशन, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स। गवर्नमेंट ने कितने सारे एक्ट बनाए? गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन के बारे में एक्ट बनाया, कस्टमर्स के बारे में एक्ट बनाया, वर्कर्स, इंडस्ट्री। अभी तुम अपनी फैक्ट्री डालनी हो, जमीन अपने सिलेक्ट की, उस जमीन के ऊपर 5-6 बड़े बड़े पेड़ है, ट्रीज, वो इतने बड़े हैं ना कि 100-150 साल पुराने जितने, तुमने उसको काट दिया पूछे भी ना, तो सीधे सरकार की पूरी फौज आ जाएगी तुम्हारे पास और बोलेगी ये काटे क्यों? पहले इसका फाइन भरो। दूसरी बात, एक पेड़ को काटने के सामने 100 पेड़ प्लांट करने पड़ेंगे, हर साल देखने आएंगे कि 100 के 100 जिंदा है कि नहीं।
ये रूल्स है ग्रीन ट्रिब्यूनल का, समझे। एंड फिर मिनिमम वेजेस है, पता है अभी आप कोई भी जगह जॉब करो ना 9,000 से कम सैलरी वो दे नहीं पाएगा, 9,000 मिनिमम है। दूसरा लिखा है फैक्ट्री एक्ट, 1948 के अंदर फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। उसमें फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हो ना, तो वहाँ एक टॉयलेट होना चाहिए, उसमें लेडीज और जेंट्स के लिए अलग फैसिलिटी, पानी 24/7 रनिंग वाटर होना चाहिए, पानी पीने का अलग जगह पे रखो, साफ जगह पे रखो, जरूरत अगर लगे ज्यादा वर्कर से गर्मी हो तो कूलर भी रखना पड़े, ये वाला नहीं मशीन, समझे, वो कूलर भी आपको रखना पड़े। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है। अब ये सारे रिस्ट्रिक्शन खर्चा बढ़ा देते हैं, कूलर का खर्चा, कूलर की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी लाने का खर्चा, ये सब, तो ये सबसे तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस, ये रिस्क हो गया ना। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड यानी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाना। देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसे एग्जांपल से कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। अभी लॉकडाउन के अंदर कंज्यूमर की इनकम डाउन हो गई थी, तो अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, कंज्यूमर डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, तो लॉस में चले जाएंगे अपने। सिमिलरली टेस्ट चेंज हो जाए, वो चाइनीज वाला एग्जांपल अपने दला का। फिर प्रोडक्ट की प्राइस, उसमें फ्लक्चुएशन आना। प्रोडक्ट प्राइस यानी क्या, जिस रॉ मटेरियल से तुम प्रोडक्ट बनाते हो ने, वो रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाएगा तो। देन आफ्टर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड व्हिच अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट करती है, राइट। देन कम्स फिजिकल रिस्क, डैमेज टू द एसेट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन बिजनेस क्रिएट्स फिजिकल रिस्क। अगर किसी भी एसेट को डैमेज हुआ, तुम्हारी एसेट को डैमेज हुआ, तो इससे भी एक फिजिकल रिस्क होता है। नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, डैमेज इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क। तो फिजिकल रिस्क का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स भेज रहा हूँ, रास्ते में चोरी हो गए, टूट फूट जाता है वो, या तो फिर एक्सीडेंट के कारण वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, तो ये सब भी रिस्क है, ये फिजिकल रिस्क में आते हैं, राइट। तो ये 6 तुम्हारे अलग अलग रिस्क के बारे में। अब है ना, इससे भी इजी पार्ट शुरू हो रहा है, प्रोफेशन। अब ये पूरा चैप्टर है तुम्हारा, तुमको मैंने ऐसा बोला ने, मैं पहले तुम्हारी कैपेसिटी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं तुमको बोलता हूँ कि ये टेस्ट है कोई भी सब्जेक्ट के अंदर। अभी तुम्हें ना 2 लेसन भी याद कर सकते हो, पर मैंने फिर भी तुमको 1 लेसन का बोला, ये सब पढ़ जाना है। रिमेम्बर, डोंट ट्राई टू मगअप, उसको है ना गोखने की कोशिश मत करना। इसके पॉइंट को है ना, जैसे मैंने इसके अंदर पैम्पलेट में डिस्क्राइब किया है, जो डार्क पार्ट है ना उसी को याद करना, जो बोल्ड लेटर्स में है ना उसी को खाली याद करने, तो तुमको पूरे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। तुम क्या अभी भी एसएस की तरह से पढ़ने जाते हो, वो गोखन पट्टी गई है, एक बार समझ लो, ना समझ में आए तो पूछ लो और उसके बाद में उसको कंटिन्यू करो। वही वही तो बोल रहा हूँ कि याद उतना करना है, बाकी का अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो फिर अभी है ना, पहली बात ये होती है हमेशा कि पहले ना आपको रूटीन में लाना पड़ेगा, कि तुम्हारी सारी की सारी तलवार जो है ना बुट्ठी हो गई दिमाग की, 1-1.5 साल से कुछ पढ़ाई नहीं की तो। 2 साल, हाँ 2 साल, नाइट भी नहीं किया, टेंथ भी नहीं किया, बराबर नहीं, तो अभी पहले रूटीन पे लाना पड़ेगा। ऑनलाइन हो या ना हो, पर एक बात समझो, प्रैक्टिस अगर तुम नहीं करोगे ना ये सब चीजों की, तो एक दिन तो कोरोना खत्म होगा ना, है, हमेशा थोड़ा चला रहेगा। बाकी अगर ऑनलाइन होगी तो मैं तो गारंटी देता हूँ 85% से नीचे किसी के आएंगे भी नहीं, 85 से नीचे लिख के दे देता हूँ। नहीं नहीं, 85 से नीचे नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ, ऊपर तो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर, बट नॉट लाइक दैट, ये एक गलत चीज है। पर क्या है कि अभी जमाना ही ऐसा है कि स्टूडेंट्स है ना मेहनत करते नहीं ना, मेहनत करवाने देते। अभी जो 3rd ईयर की बैच है ना मेरी, उसको तो है ना मुझे मार मार के पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा है। उनको तो ऐसा है कि 1st ईयर भी निकल गया चलेगा, 2nd ईयर भी निकल गया वैसा ही चलेगा, अभी 3rd ईयर में भी तीसरी लहर आएगी तो हम बच जाएंगे। तो रोज मुझे ने लिटरली उनको पिनअप करना पड़ता है कि बोर्ड पे जो लिखा उसको तुम भी लिखो। सबसे बड़े तुम, सबसे छोटे मेरे पास पढ़ने वालों में से, तुम्हारी पहली और वो आखिरी बैच। अब आखिरी बैच में मेरी इज्जत निकल जाए रिजल्ट खराब लाके,
तो फिर मैं क्या करूंगा? ऐसा है सब। नाउ प्रोफेशन, अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रेंडर सर्विसेज एंड रिटर्न में क्या मिलता है? उसको फीस मिलता है। नाउ आपको मैं इसको बराबर से डिफाइन कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर, व्हाट यू रिक्वायर? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। You cannot become a lawyer without getting a certificate of an LLB. इसी तरह से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? MBBS, राइट? उसी तरह से आप चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकते जब तक आप ICAI से डिग्री ना ले लो। तो मतलब जो भी प्रोफेशन है वो सारे प्रोफेशन के अंदर क्या आता है? क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर क्या बोलता है? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कभी ऐसा बोलता है मैं काम करता हूँ? ना, वो क्या बोलेगा? मैं प्रैक्टिस करूँ। और लॉयर भी क्या बोलेगा? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या बोलेगा? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। भाई ये वर्ड क्यों बोलते हैं? कारण आपको बताओ। डॉक्टर के पास हर रोज पेशेंट अलग आता है, तो अर्शी भी जाएगी तो भी अलग अलग, एक होटल वाला और एक ये गनम, ये अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएगी, बराबर। और कई बार क्या मेंटली समझना पड़ता है कि तुम्हारी बीमारी सही में है क्या। लंबा थोड़ा भाषण दे उसके बाद में, वो तो जादूगर होते हैं डॉक्टर तो, जैसे मैं कल समझा रहा था आपको, डॉक्टर से बड़ा जादूगर कोई है ही नहीं। 15 डब्बे लेके बैठता है, सब बीमारी की दवाई उसी में। तो MBBS के पास जाओ कोई भी, 15 डब्बे में सब बीमारी की दवाई है। तुम कुछ भी बोलो, पेट में दुखता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक में हाथ डाला, ये चलो हो गया, जाओ। बराबर नहीं? ऐसा जो होता है ना, कितनी दवाइयाँ लेके बैठता है वो, डब्बे कितने होते हैं वहां पे MBBS के पास जाएगा तो। ये अपने महेंद्र भाई, ये अपने कौन है, हिमांशु, बराबर नहीं? वो किस लिए? उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो जानते हैं कि मेजोरिटी बीमारियां जो है ना वो ऐसे कॉमन दवाइयों से क्योर हो जाती है। स्पेशल अटेंशन की जरूरत होगी तो वो रिफर करके देंगे कि तुम फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, अब मेरा काम नहीं है, लाइक दैट। तो ये स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है। अब पेट में दुखता हो, तुम दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ तो थोड़ा चलेगा, बराबर? वो फिर तुमको पागल खाने भेज देगा। And a professional has to obtain the membership of respective professional association. आपको मेंबर बनना पड़ता है, बार काउंसिल की मेंबरशिप जरूरी है अगर आपको क्या करना है, लॉयर बनना है। और ICAI की मेंबरशिप जरूरी है अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूरी है अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो एक एसोसिएशन की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। आप हर डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हो ना, वहाँ सर्टिफिकेट लगा होता है, उसमें एक नंबर होता है। गुजरात है इसलिए G से शुरू होगा वो नंबर, महाराष्ट्र होगा तो MH से शुरू होता है नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश का MP है इसकी वजह से। एंड he has to obey the established code of conduct of association. अब established code of conduct का मतलब पता नहीं है किसी को, पढ़ तो गए, मतलब क्या? अभी डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, उसको छींक आई, रुमाल निकाला और रुमाल अंदर छोड़ दिया पेट में, जिसका पेट खोला था उसके अंदर छोड़ दिया। तो अब वैसे ही अपने कबीर सिंह तो सबने देखा होगा, ऑन ड्यूटी अगर शराब पी के उसने ऑपरेशन किया या उसने कुछ भी ऐसा गलत काम किया तो क्या हो गया? उसको सस्पेंशन मिलता है ना। ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, अपने प्रोफेशन में ध्यान रखना पड़ता है। कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई चार्टर अकाउंटेंट किसी के गलत अकाउंट के नीचे सिग्नेचर कर लेगा कि ये अकाउंट सही है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, समझे ना? एंड साथ में यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, सोलिसिटर इसके बारे में बताया गया है। प्रोफेशनल स्किल्स कैन बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। पर हाँ, ये एक चीज है कि हमने कई सारे डॉक्टर को SSG हॉस्पिटल में काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी देखा है। तो आप प्रोफेशनल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी नहीं कर सकते, यू कैन डू जॉब। एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट्स टू रेंडर सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल इन रिटर्न ऑफ सैलरी, तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अ प्रोफेशनल has to obtain specialized knowledge, skill and professional education. उसको एजुकेशन चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और वो चार्ज करेगा फीस। लेकिन सब लोग अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। अगर आप किसी MD के पास जाते हो तो पैसे ज्यादा लेगा, और दवाई तो अपने पास से एक भी नहीं देगा।
आपको सब लिख के देगा दवाई, वो दवाई आपको मेडिकल स्टोर से परचेस करनी पड़ेगी। और वो एमडी में भी अलग अलग, एक एमडी 150 रुपये लेता है, तो कोई 500 भी लेगा, कोई 1000 भी लेगा, कोई 4000 भी लेगा। बराबर, मैं 8000 वाले डॉक्टर से भी मिला हूँ, 8000। पर ये क्या होता है, ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्किल ज्यादा है और आपके पास पेशेंट की लाइन लगती हो, तो आपको पता है कि आपके पास टाइम तो कम है। एक दिन में कितने पेशेंट चेक कर पाओगे, 50 100 कितने, चलो ने। अब 500 पेशेंट की लाइन लगती हो तो अपने फीस बढ़ाते जाएंगे, तो अपने आप लाइन कम होती जाएगी, समझे ना। तो अपने पैसे भी ज्यादा मिलेंगे अच्छे खासे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल का क्या है, रेंडर सर्विस। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते। अब तुम बोलोगे नहीं रे, हमारे डॉक्टर तो हमको दवाई देते हैं, पर वो दवाई के पैसे नहीं चार्ज कर रहा है, आपकी बीमारी को पहचानने के और इसका इलाज ढूंढने के पैसे चार्ज कर रहा है। दवाई तो 5 रुपए की होती है, देना पड़ता है 50 रुपये उसको, 100 रुपये, बराबर है। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंस रखना नहीं है, आपको खुद का है। एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते आप, लेकिन वो आपकी पर्सनल और बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कोर्ट में आपका केस लड़ा जाए तो वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होती। इट इज एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एंड इसमें मॉनेटरी रिटर्न भी कैसा है, अनसर्टेन होता है। कभी पेशेंट एक दिन में 50 आ जाए तो दूसरे दिन माखी भी मारनी पड़े, बराबर है, मक्खियां मार के बैठे रहो ऐसे ही, तो ये अनसर्टेन रिटर्न होता है ना। एम्प्लॉयमेंट है लास्ट ऑफ द डे। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब, फिक्स सैलरी। देखो जॉब यानी क्या, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उसमें रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है। मतलब पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आपको इतना काम हमारे लिए करना है, और अगर ये काम करोगे तो इतनी सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मिलेगी, ये आपको बोला जाता है। जैसे कोई टीचर स्कूल में सिखा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी क्या हो गया तुम्हारे लिए, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अभी यहाँ पे सैलरी फिक्स होती है, और वो आपके फिजिकल या तो मेंटल वर्क के लिए होती है। फिजिकल वर्क के लिए कब, जब ये मजदूर काम करते हैं तो फिजिकल वर्क के लिए, लेकिन आप डेस्क जॉब करते हो, कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हो, वो सब क्या हो गया, मेंटल वर्क हो गया। सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। सैलरी के अलावा भी आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, पेंशन दिया जाता है अगर आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद में। फिर आपको जो काम बोला गया है वही काम आपको करना है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते काम, आप करोगे भी नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप मैनेजर हो और आपका बॉस आके ऐसा बोले कि जाते जाते 2 किलो टमाटर लेके जाना ना, घर पे लेके जाने, तो आप मानोगे नहीं ना उसकी बात, बराबर है, वो अपना काम थोड़ा है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये सब पहले से फिक्स होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, अकाउंटेंट के लिए आपको बीकॉम होना जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन पहले से डिसाइड की जाती है। कितने घंटे काम करना है, नॉर्मली जॉब 9 to 5 की होती है, अपने इंडिया में 10 to 6। एंड रिटायरमेंट कब होगा, तो 60 ईयर्स के बाद आप काम नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 2-2 साल के 2 बार एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन 64 ईयर्स की एज के बाद तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, आप खुद नहीं करते, आपके पास से वो काम करवाया जाता है, यानी आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रखना पड़ता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करना पड़ता है, और यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क जीरो। तुम्हारी पूरी की पूरी फैक्ट्री जल भी जाए ना, तो भी एज एन एम्प्लॉय आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आपका एम्प्लॉयर थोड़ा ऐसा बोलेगा, अपनी फैक्ट्री जल गई, लाओ ना 5-5 हजार रुपये दो ने, फैक्ट्री बनानी है दूसरी, ऐसा कोई बोल नहीं सकता ना, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे आपका ये एक पॉइंट खत्म होता है। अब मैं कल आपको कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझाऊंगा, और परसों जो है वो लेसन खत्म हो जाएगा, सैटरडे अपनी सैटरडे को सर का देश।